अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखे थे जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने, उनका तफसीली इख्तलाफी नोट अब सामने आ गया है, जिसने बहुत संजीदा आईनी और कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों पे कुछ गुफ्तगू करेंगे और मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है, उससे मुतल्लिक कुछ बात करेंगे आज। और दूसरा मौजू जिस पर आज गुफ्तगू होगी वो है पाकिस्तान के मायनाज कालम निगार सुहेल वड़ाइक साहब ने आज के कालम में एक कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है, जो बकौल उन्हें किसी मर्द दाना का मशवरा था। और इस तजवीज़ को खुद सुहेल वड़ाइक साहब ने भी एडमायर अप्रिशिएट किया है और एक तजवीज़ सामने रखी है। ठीक है, मौजूदा बहरान है, हर कोई बाशऊर शहरी इस बहरान से आगे निकलने के लिए अपने तौर पर तजावीज़ पेश करता है। सुहेल वड़ाइक साहब ने भी वही किया। तो आज हम ये बात करेंगे कि क्या कौमी हुकूमत हमें किसी बहरान से आगे निकाल सकती है, ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है, इस पर हम बात करेंगे। और इन सवालों पर आईनी, कानूनी और सियासी रहनुमाई के लिए हमें वक्त दिया है जनाब चौधरी फवाद साहब ने। इनको बहुत वेलकम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और इन सवालों पर चौधरी साहब की राय तलब करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका शुक्रिया, और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो तफसीली फैसला हमारे सामने आया उसमें जो चीजें सामने आई हैं वो ये कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानिब से खुद से तहरीक करदा रिलीफ होगा। रियासत का कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? पहली बात तो यह है कि मुझे तो ये इख्तलाफी फैसले से ज़्यादा इज़्तिराबी फैसला लगता है, और जाहिर है कि जब इतनी ज़्यादा एक पॉलिटिकल डिवाइड हो सोसाइटी के अंदर और जज साहबान जो हैं वो भी उसी डिवाइड के ऊपर एक उनको जज किया जा रहा हो, तो जाहिर है कि उसके अपना एक होगा, उसका एक अपना रंग होगा उसके तज्ज़िये का। सो दो जजेस ने एक्चुअली बाकी 11 जजेस के साथ इख्तलाफ किया है, और ये जो फैसला है जस्टिस फायज़ ईसा साहब के और जस्टिस मंदोखेल साहब के जो ख्यालात हैं उसको भी जो है ये नफ़ी करता है उनकी। अब इस फैसले में जो सबसे ख़तरनाक बात की है जजेस ने, वो तो उन्होंने कही कि जी आइन के मुताबिक कोई बात ना हो तो कोई अथॉरिटी उसको ना माने, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला कौन करेगा, और अगर हर शख्स ये फ़ैसला करेगा तो फिर तो सोसाइटी में क्योस हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक फ़ैसले में ये बात कही थी कि गलत फ़ैसला तो सिविल कोर्ट भी ना माने, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा कि लेकिन ये कहना कि फ़ैसला गलत है या सही है ये भी सिर्फ हमारा इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है और क्या नहीं है। और ये जो 8 जजेस का, बल्कि 9 जजेस का, बल्कि मैं तो समझता हूँ 11 जजेस का जो फैसला आएगा उसमें भी आप देख लेंगे कि ये जो फैसला है ये बुरी तरह पिट जाएगा, रद्द हो जाएगा। और इन्होंने जो जज साहबान ने इस फैसले में बड़े सुकम छोड़े हैं, बड़ी गलतियां छोड़ी हैं। देखें, ये कहना कि पीटीआई पार्टी नहीं थी ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो 5 हेयरिंग्स हुई आखिरी, वो तो थी ही इस बात के ऊपर थी कि जब पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया बेस्ड ऑन द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इस मसले को रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब जो 13 में से 11 जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस, उन्होंने पीटीआई को पार्टी माना, और अब तो डिस्प्यूट 11 जजेस में सिर्फ जो है वो ये है कि जो 2 जजेस हैं वो 39 नशिस्तें पीटीआई को दे रहे हैं, और बाकी जजेस भी कह रहे हैं 39 नशिस्तें पीटीआई की हैं, लेकिन जो 40 लोग जिनको इस मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि पीटीआई पार्टी नहीं है, आपने आज़ाद छोड़ा था, उनसे आप दोबारा पूछें कि वो किस पार्टी का हिस्सा है। आपको और मुझे मालूम है कि सुन्नी धार तो इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही उनकी कोई हैसियत है इंतखाबी, लोगों ने वोट तो इमरान खान को दिया था, तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉजिक दिया। सो मुझे तो, और ये 2 जजेस का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अपनी मर्जी से आप कर लें, और अगर आपको लगता है इनके मुताबिक नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो मशहूर डायलॉग है ना कि ये जो जज जो है इसको ये तुम्हारी तो तुम्हारी ज़बान से ज़मीन साफ करवाएगा, ये इस तरह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो ही आइन है, उसके अलावा आइन नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप इस एतराज़ पर क्या कहेंगे जो मिसाल के तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि आइन लिखना ये पार्लियामेंट के अलावा आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, पार्लियामेंट के अलावा कोई कानून या आइन जो है वो उसको रीराइट नहीं किया जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये काम हो रहा है। इस इल्जाम पर आप क्या जवाब देंगे?
लेकिन अब वो ये बात तो वो जजेस नहीं ना मानते। वो कहते हैं हम री राइट नहीं कर रहे, हम तो तशरीह कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी तशरीह से आपको इख्तलाफ है तो आप पार्लियामान में जाके 2/3 अक्सरियत से उसको अनल करवा लें। जो तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या हुकूमत की जो सपोर्ट है, ये तो एक कशमकश। आपको मालूम है कि अमेरिका में जहाँ पे भी फेडरल सिस्टम है और जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर एक टसल एग्जेक्टिव में और जुडिशरी में रहती है, और जुडिशरी जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं उसके लिए वो लड़ती है हमेशा। अमेरिका में तो ये मामला जो है वो मेडिसन केस से शुरू हुआ है, और इसी तरह से इंग्लैंड में भी लॉर्ड कॉक 1536 से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जहाँ जुडिशरी असर्ट करती है, एग्जेक्टिव उसको आगे से हम नहीं मानती, लेकिन ज़्यादातर जुडिशरी ही जीती है, और इसलिए ये मामला जो है वो एक्सपेंड हुआ है। तो अभी बड़ी सीधी बात है, अगर अता तारड़ साहब को या किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आइन को री राइट कर रही है, दे कैन टेक दिस टू द पार्लियामेंट, और 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट इसको मुस्तरद कर दे फैसले। अच्छा, अब ये फरमाइए जॉय साहब, ये सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की जानिब आते हैं। कौमी हुकूमत एक तजवीज़ उन्होंने आज अपने कॉलम में एक तजवीज़ पेश की, आपने भी उस पर रद्द-ए-अमल ट्विटर पे तो दिया, लेकिन यहाँ पे आपको उसका रद्द-ए-अमल, इस तजवीज़ पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंग है। एक तो सुहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा है आसफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद। उनकी एक दो दिन पहले मुलाकात हुई है जरदारी साहब से और भी कुछ लोगों से, तो उसके बाद उनका कॉलम ये आया है। तो जाहिर है कि एक दिलचस्प तजवीज़ है। पाकिस्तान में मसला जो है वो तो ज़ाहिर हल नहीं हो रहा, और एक तो अवाम की अक्सरियत हो, वो फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो सुहेल साहब ने लिखे हैं मसाइल। अब इसकी सलूशन जो है, देखिए, पीटीआई एक तूफ़ान से नबर्द आज़मा हुई है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा है, बट फैक्ट इज़ दैट तहरीक इंसाफ ने उस चैलेंज को उसको पार किया है। वो जो सुनामी आया था जिसमें तहरीक इंसाफ को बहा के ले जाने की कोशिश की गई थी, उस सुनामी से तहरीक इंसाफ नहीं बह सकी, और 8 फरवरी को वो री इमर्ज हो गई एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इमरान खान री इमर्ज हो गए एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो जो सारा कुछ उससे पहले हुआ था, 2 साल से जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक स्टेट एपरेटस के ज़रिए जो इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासत में उनको महदूद करने की कोशिशें की गई, वो नाकाम हो गई। आप देखिए ना, इसके बाद 2 ही सोल्यूशन है। या तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि नहीं जी गुस्सा बहुत है, लेकिन देखिए ना, ये 22 करोड़ का मुल्क है, खाली गुस्से पे तो नहीं चल सकता। आपने को अल्टरनेट सोल्यूशन भी तो बनाना है। अगर अवाम एक तरफ खड़े हैं, इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं, इकॉनमी में आपके पैसा एक धेला जो है वो आ नहीं रहा, 10 अरब डॉलर आपको चाहिए, हार्ड कैश चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाली तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको 10 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को अभी इस साल चलाने के लिए, वो आ नहीं रहे। चाइना से जो आपके मिनिस्टर फाइनेंस थे वो खाली हाथ आ गए। सऊदी अरेबिया से आपके प्राइम मिनिस्टर खाली हाथ आ गए। अमेरिका इस वक्त एक अपनी इलेक्शन की उलझन में फंसा हुआ है, गजा के मसले के ऊपर अरब ब्लॉक उधर फंसा हुआ है, और चाइना अभी आपके साथ को इतना ज़्यादा आगे जाने को तैयार नहीं है। सो जो इंटरनेशनल रियलिटीज़ हैं वो आपकी हालत को सपोर्ट नहीं कर रही, अंदरूनी हालात आपके पतले हैं। तो सिर्फ हर बात के ऊपर ये बात कह देना कि नहीं उधर गुस्सा बहुत है, ये तो काफ़ी नहीं होगा। 22 करोड़ के लोगों का मुल्क है, इसको आपने किसी तरीके से चलाना भी तो है ना, और 22 करोड़ मुल्क लोगों को आप मेल्ट डाउन तो नहीं आपको स्टेट को कर सकते। लिहाजा इसका एक सोल्यूशन बनना चाहिए, और सुहेल वड़ाई साहब ने जो तजवीज़ दी है उसमें 2 साल नहीं तो चलें 1 साल कर लें। एक कूलिंग ऑफ पीरियड तो चाहिए आपको, सारी सियासी जमातों को आपस में एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, जो हुआ है। और पीटीआई जो है उसको यकीन दिलाना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को भी और सियासी जमातों को भी कि वो उनके साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो इन जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ किया है, यानी बदले जो हैं वो नहीं लेंगे। ये स्पेस तो पीटीआई को देनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो। अच्छा, अब ये कौमी हुकूमत प्रैक्टिकली यानी आपके ख्याल में पार्लियामेंट में बहस के बाद वजूद में आ सकती है? इसकी यानी आइन में क्या हैसियत है? ये किसी बाहमी समझ, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत होने के नाते ये दावत इस तरह की दे सकते हैं नेशनल डायलॉग की, या ये कौन करेगा? मतलब है कि रेगुलेटर कौन होगा?
नहीं, वो तो अगर तीनों जमातें आपस में मिलती हैं तो फिर तो जाहिर है पार्लियामान में तो फिर 2/3 या 3/4 मेजोरिटी हो गई ना, तो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने असल में तो देखिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान और तीन लोग ये हैं, और जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के आपके लोग हैं, उन्होंने आपस में बैठ के एक मुत्तफिका कह लीजिए किसी शख्स के ऊपर उंगली रखनी है कि फिलहाल आप इसको रख दें। 2 साल में मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं मानेंगे और शायद नवाज शरीफ भी ना माने। हो सकता है 1 साल के ऊपर एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है। 1 साल के ऊपर एक कौमी हुकूमत बना के और उसके दरमियान में ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट होना है। इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इंतखाबात तो ज़ाहिर एक डरावना ख्वाब है जो तहरीक इंसाफ तो कभी भी कबूल नहीं करेगी। उसके साथ जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो एक ये यकीन दहानी कि तहरीक इंसाफ बदले नहीं लेगी, उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कुछ आइनी तहफ़्फ़ुज़ात देने होंगे। जैसे बहुत सारे मुल्कों में प्रोसिक्यूटर जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, उस किस्म की अरेंजमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। और फिर तीसरा है कि जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो आगे बढ़ना होगा, और एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपना रोल देखना है कि वो कैसे इस बदलते हुए इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए ना हम तो एक सिक्योरिटी स्टेट थे, फौज हमें पैसे कमा के दे रही थी, जंगें हो रही थी, हमें पैसे आ रहे थे। अब सिचुएशन वो नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने देखना है कि वो नए रोल को कैसे जो है उसमें उनका क्या रोल होगा। ये सियासी जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट की आपस की एक डील है, और फिर सियासी जमातों की आपस की एक डील है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तीन ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं। इमरान खान है, जरदारी हैं और नवाज शरीफ। अभी पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब की तजवीज़ आज बहुत डिस्कस हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत खुश नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ के नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। तो जहां ये उनका बयान आया सेक्रेटरी जनरल का पीपल्स पार्टी के, साथ ही वो कॉलम भी आज छप गया जिसकी बैकग्राउंड आपने बताई, तो आपके ख्याल में इस वक्त इलेक्शंस के लिए जाना ये काबिल अमल होगा? इलेक्शन में जाना तो इसलिए मुश्किल होगा कि इलेक्शन का मतलब तो यह है कि तहरीक इंसाफ को 2/3 3/4 मेजॉरिटी जो है वो मिल जाए, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान का इलेक्शन में तो कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ ये जो अभी आपने 2 इवेंट्स बताए ना, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में चीज़ हुई जो कि मीडिया में ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं मिली, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की तकरीर थी नेशनल असम्बली में, जिसमें देखिए राजा परवेज़ अशरफ जो है ना वो नदीम अफजल चंद नहीं हैं, वो पीटीआई के उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अपना माइंड जो है वो ज़्यादा खुल के बात करें। प्राइवेट महफलों में तो करेंगे, लेकिन वो मीडिया पे कभी भी जरदारी साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई एक लफ्ज़ कोई बात नहीं करते। तो जब उन्होंने नेशनल असम्बली में ये बात कही कि डायलॉग होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब आप खुदा के लिए अपने आप को ओपन अप करें और डायलॉग की तरफ जाएं, तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है कि वो जो राजा परवेज़ अशरफ हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब जिस तरह से मैं ये आपको कि अब देखें ना, इशू सिर्फ ये है कि हमने पीटीआई को तो जो मर्जी इन्होंने सलूक करना था वो कर लिया, मुल्क के जो हालात हैं उसमें चल नहीं रहा, तो आपने कहीं ना कोई सोल्यूशन तो कोई निकालना ही है। और पीटीआई की इंक्लूजन के बगैर, इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर ये रास्ता बनना नहीं है। अभी जो कोशिश है हुकूमत की अभी तक मुझे लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट में कम अज़ कम ये सोच नहीं है कि कोई डायलॉग करना है। उसकी वजह यह है कि अभी तक जिस तरह से एमएनएज़ को उठाया गया है और एक कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जाए जिससे फ़ाइज़ ईसा साहब को 3 साल आप दिला दें और एडहॉक जजेस की तादाद बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में कर लें, और फिर एक ट्रांसफ़र पावर्स ले ली जाएं हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की। तो इस वक्त जो क्लैश है बिटवीन, और ये कल की भी जो जजमेंट आई है, एक जो क्लैश है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वो सब साइड नहीं हो रहा। और अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच होती कि उन्होंने मसले को कोई बातचीत से हल करना है, तो फिर ये जुडिशरी की और गवर्नमेंट के दरमियान ये जो क्लैश है इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं गया। और इसी तरह से जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं या उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी बज़ाहिर कोई कमी नहीं आई। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये सोच है, लेकिन ये आ जाएगी।
उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। आप 4 महीने इमरान खान को और जेल रख लेंगे, 3 महीने रख लेंगे, क्या करेंगे इससे ज़्यादा? आप क्या उसके ऊपर उनको करेंगे? साल उनको जो है वो हो गया है, आप 4 महीने उनको और रख लेंगे तो क्या उनका क्या हौसला टूट जाएगा? वो तो साफ नज़र आ रहा है कि नहीं टूटेगा। तो आपको सोल्यूशन तो कोई बनाना पड़ेगा, और सोल्यूशन मेरा ये ख्याल है कि एक सोल्यूशन डेफिनेटली जो सोहेल वड़ाई साहब ने आज दिया है उसमें कमी बेशी करके एक सोल्यूशन इस तरह का बनाया जा सकता। आखिरी सवाल करता हूँ चौधरी साहब, आपकी जो यानी पीटीआई के कुछ रहनुमा आप पर तनकीद करते हैं, उसका जवाब आप भी दे देते हैं, तो आपकी और पीटीआई की एसोसिएशन का आजकल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? दूसरा, बानी पीटीआई के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? क्या आप उनसे राब्ते में हैं? आपकी कोई आइंदा मुलाकात की हम खबरें सुनेंगे? हाँ, मुलाकात इंशाल्लाह होगी, खान साहब से मुलाकात होगी, और जो राब्ते भी मेरे पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, उससे तो राब्ते रहते हैं। जो नई लीडरशिप है, जाहिर है उनको तो देखें, वो तो पीटीआई में ज़्यादा लोगों को वो भी नहीं जानते और हम भी उनको नहीं जानते, लेकिन जो पुराने लोग हैं सारे, उनसे तो राब्ते भी रहते हैं, गुफ्तगू भी होती है और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी जो है वो रहता है। और मेरे नज़र के में जो पीटीआई की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो तो जाहिर है अभी भी एक क्राइसिस का ही शिकार है। अगर पार्टी का सबसे बड़ा मसला इमरान खान के बजाय ये हो कि अब मरवत साहब ने रहना है पार्टी में या नहीं रहना, तो जाहिर है कि पार्टी की सियासत जो है उसको अब क्या कहेंगे, वो तो क्राइसिस ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। तो अभी मुझे लगता यही है कि पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स तो ठीक है, उसको वो क्राइसिस में है, अभी बहरान में है, उससे निकल जाएगी। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि इमरान खान क्या सोचते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पीटीआई के अंदरूनी सियासत का कोई बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो इमरान खान की सोच पे जो है वो उसको लेके चलती है। सो इमरान खान, मेरा ख्याल है कि वो तो अब इंडिकेशन दे चुके हैं कि डायलॉग होना चाहिए, तो मुल्क की सियासत तो इमरान खान की सोच के ऊपर चलेगी, पीटीआई की अंदरूनी सियासत क्या जा रही है उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि हम जल्दी फिर ये खबर सुनेंगे कि आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, जैसा कि आपने कहा। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी का प्रोग्राम जारी रखेंगे जी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ देंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब। इनसे पूछते हैं वही 2 बुनियादी सवाल जिन पर फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज हुआ। नंबर 1, कौमी हुकूमत की वो थ्योरी जो कि आज कौमी अखबार में शाया हुई, सोहेल वड़ाई साहब की तहरीर थी, और दूसरा मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस हजरात का इख्तलाफी नोट जो कि पब्लिक हुआ है, उस पर हमारी बैरिस्टर साहब क्या रहनुमाई करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नाजी साहब, बहुत वालेकुम अस्सलाम आपको भी। बैरिस्टर साहब, सवाल आपसे अर्ज करता हूँ कि वड़ाई साहब का कॉलम आपकी नजरों से गुजरा होगा, उसके बाद एक नई बहस छिड़ पड़ी है, और खास तौर पे जब इसी मौजूद पे हमने चौधरी फवाद से बात की तो उन्होंने बात कह के जरा इस थ्योरी में जरा थोड़ी स्पाइस ऐड अप कर दी। ये बता रहे साहब की मुलाकात हाल ही में सदर मुमलिकत से हुई है, तो मुमकिन है कि जो तजवीज़ उन्होंने आज अपने कॉलम तहरीर में की है ये लॉन्च हुई हो या उनका आइडिया हो, मर्दे दाना का जिक्र किया वड़ाई साहब ने, मुमकिन है कि उनको कहा हो, तो इस तजवीज़ पे आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? नाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरी नज़र से इनका कॉलम आज का गुजरा है, और मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा था कि किस किस तरह के इनोवेटिव और ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में प्लांट किए जाते हैं। माज़रत के साथ आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस कॉलम, और उसकी वजह यह है कि सोहेल वड़ाई साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, और लेकिन इशू ये है कि गाहे बगाए हर कुछ सालों बाद जो है सोहेल वड़ाई साहब या उनकी जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह के आइडियाज़ फ्लोट करते रहते हैं। देखें, कौमी हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो जमहूरियत पसंद इंसान हूँ, और एक सियासी वर्कर होने के नाते मेरा एक अपना मौक़िफ़ है। मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत चाहे कितनी ही टूटी फूटी क्यों भी ना हो, कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन एक जमहूरी अमल है, एक जमहूरी प्रोसेस है, उसका तसलसल जो है उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। ये अब हुकूमत आई है, ऑब्वियसली अनलेस की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात
बात हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि तमाम तर पार्टीज़ जो हैं वो कहें जी हमारा हिस्सा भी डालें और हम भी हिस्सा इसमें बन जाएं, फ़लाँ मिनिस्ट्री आप रख लें, फ़लाँ मिनिस्ट्री हम रख लें और मुत्तहद हो के जो हम एक या दो लोगों का नाम पेश करें वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के लिए और इसी तरह इस निज़ाम को चलाएं। पाकिस्तान इस तरह के निज़ाम का जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने तो इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जब एक जमहूरी निज़ाम आ चुका है और ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है और आपने देखा कि नेशनल गवर्नमेंट की तो शायद तब ज़रूरत पड़ती कि जब बिल्कुल मुल्क के हालात ख़राब होते या ये हुकूमत चला ना सक रही होती। हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी बड़े अच्छी से चलाए हुए हैं और जमहूरियत के भी तसलसल को कायम रखे हुए हैं। तमाम तरह इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं और तमाम तरह इत्तेहादी जमातें ऑब्वियसली हम पे जो है वो उनका एक बिलीफ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस गवर्नमेंट को अच्छी तरह लीड कर रहे हैं। अब अगर ना लीड कर रहे होते तो ये तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो अभी हाल ही में आए हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने देखा कि जिस तरह एक मुस्बत मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं या उसके खदो खाल थे वो पेश किए गए। नज़र तो आ रहा है, फैक्ट तो यही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स में $3 बिलियन का इजाफा हुआ, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में जो है वो $3 बिलियन का इजाफा हुआ, आपका SPI जो है उसमें इन्फ्लेशन पहली दफ़ा 2022 के बाद जो है वो 20% से नीचे है। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 11.5% पे आ चुकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये तमाम तर अगर इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, महंगाई में कमी हो रही है, पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, ऑब्वियसली एक IPPs का इशू है जिसके साथ हमारी रीनिगोशिएशन और बिजली के जो तमाम तर बिल्स हैं उनमें रिलीफ फ्राहम करना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे MNAs के फंड से लेके जिस तरह, क्योंकि अभी ये कहा गया कि PSDP से शायद ये पैसे ले लिए जाएं, हमने तो हमारे फंड से वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि जी ये वक्त की ज़रूरत है और हमने ये आवाम को रिलीफ फ्राहम करना है। जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में आवाम खातिर खा अपने बिलों में कमी देखेगी, जो कि 84% यूज़र्स हैं आपके डोमेस्टिक यूज़र्स, 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, खा वो प्रोटेक्टेड हैं या अनप्रोटेक्टेड हैं, उनको ये रिलीफ मिलेगा। तो नेशनल गवर्नमेंट की तो बात तब होती है जब बिल्कुल मुल्क के हालात ही ना हो और मुल्क चल ना पा रहा हो। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मईशत बहाल भी हो रही है, आपके पॉजिटिव एक आउटलुक भी नज़र आ रही है इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, फॉरेन रिलेशंस पे भी आप देखें तमाम तर वो जो एक ऐसी सिचुएशन राइज थी एक मखसूस सियासी जमात के दौरे हुकूमत में, जब आपसे तमाम तर ममालिक, दोस्त ममालिक और दीगर ममालिक नाराज़ थे, आपसे बात तक वो करना पसंद नहीं करते थे। उनके भी कॉन्फिडेंस जो है वो हम दोबारा बहाल कर रहे हैं, हम उनके साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं। और अगर मैजिक वॉन्ड किसी के पास है तो वो बता दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम ओवरनाइट चीज़ें तब्दील करें। बड़ी तफसील से आपने वजाहत की और अपना नुक्ता नज़र बयान किया, लेकिन एक हकीकत यह है कि दूसरा नुक्ता नज़र भी बहरहाल मौजूद है जिसके नज़दीक स्टेबिलिटी अभी नहीं है, जिसके नज़दीक सरमायाकारी उस तरह से नहीं आ पा रही, जिसके नज़दीक चीन या रूस उस तरह से हमारी मदद नहीं कर पा रहे। एक दूसरा नुक्ता नज़र है और जिसके नज़दीक अभी एक तजाद मौजूद है, जिसके नज़दीक एक पार्लियामेंट में और जुडिशरी में जो एक तजाद दिखाई देता है जो कि मईशत के लिए ज़ाहिर बेहतर नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए बेहतर नहीं है। तो उस नुक्ता नज़र का अगर ये बयान के वो कौमी हुकूमत अगर पार्लियामेंट के अंदर से बना ली जाए बजाय नए इलेक्शन के और प्रेसिडेंट जरदारी उसमें कोई किरदार अदा करें, तो जैसे आपने पहले मिसाल के तौर पे आपका तो नारा ये था ना कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो क्या दोबारा रियासत बचाने के नाम पर आप किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनने यानी क्या बनने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, हमने तो अपनी सियासत को नाजी साहब दाव पे लगाया और 16 महीने जो PDM का टाइम था हमने तो रियासत को ही बचाया और रियासत को तमाम तर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज हमारे इत्तेहादी भी हैं, अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है उनके पास तो वो लेके आएँ, हमें बताएं कि अगर कोई इससे बेहतर काम किया जा सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो जो एक पार्टी दावा करती है कि हमारी ज़्यादा सीटें हैं पार्लियामान में, तो हमने भी ऑफ़र किया और हमारे इत्तेहादियों ने भी ऑफ़र किया। अगर अब वाकई ही आप समझते हैं और आप कहते हैं और क्लेम करते हैं कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं तो आएँ हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और ये तमाम तर जितने आज़ाद उम्मीदवार थे उनको अप्रोच किया, उनको कहा कि आएँ आप
हुकूमत बनाए, एंड दे रिफ्यूज्ड एंड दे सेड कि नहीं, हमने हुकूमत नहीं बनानी। मुल्क के लिए देखें, आपको बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हमें शायद कोई शौक़ नहीं था कि हम हुकूमत बनाएं। ये कांटों की सेज है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, आप सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, हाल ही में आपके हमसाया मुल्क में जिस तरह जो मामलात हुए हैं वो आपने देखा। एक दहशतगर्दी हमला किया गया और आए रोज़ यहाँ पे भी जो है एक कोई सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं है सिक्योरिटी हवाले से। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी के पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है तो वो लेके आए। हम तो सुनने के लिए और उसको ऑब्वियसली तमाम तर देखने के लिए, और अगर किसी की कोई तजवीज़ अच्छी हमें लगी और हम समझें कि ये बेहतर तजवीज़ है और इस तरह शायद मामलात और बेहतरी से भी चल सकें और मुल्क के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो देन विल डेफिनेटली टेक दैट ऑन बोर्ड। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि हमने हर मुमकिन कीमत पे या हर मुमकिन एट एनी कॉस्ट हमने हुकूमत में रहना है, या हमने वज़ीर आज़म या हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही रखनी है, क्योंकि हुकूमत अभी इत्तेहादियों की है, खालिस्तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है। बेशक वो कितना भी चाहें कि वो कुछ इत्तेहादी अगर एब्सटेन कर रहे हैं कैबिनेट पोजीशन से, लेकिन दूसरी तरफ देखें, आवाम को ये भी पता होना चाहिए कि उनके पास तमाम तर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जिस पे आप सदर की पोजीशन देख लें, आप चेयरमैन सेनेट की पोजीशन देख लें, आप ज़्यादातर हिस्सा जो है वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ की वो इत्तेहादियों के पास हैं, गवर्नरशिप्स इत्तेहादियों के पास हैं। तो मेरे ख्याल से इसके आगे तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ बनती है। हाँ, कैबिनेट का है, वज़ीर आज़म साहब ने भी, हमने कई दफ़ा दावत दी कि आएँ, वो कैबिनेट में आएँ, दैट्स द प्रिंसिपल डिसीजन अगर वो कैबिनेट नहीं ज्वाइन करते। लेकिन ये कह देना कि हम आपके इत्तेहादी हैं और हमारे पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं हो सकती या नहीं है, तो ये गलत होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम तर इत्तेहादी जो इस हुकूमत में हैं उन पे ये, तमाम तर इत्तेहादियों पे ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसओन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैंने जिस तरह दोबारा शायद रेपिटेशन हो जाए, मैं दोबारा ये बात ज़रूर करूँगा कि किसी के पास पार्लियामान में अगर कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स और एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिससे शायद गवर्नेंस या जिससे हुकूमत चलाने में और ज़्यादा कोई समझते हैं कि मुस्बत या बेहतर तरीके से चल सकती है, तो आएँ, वी आर ऑल एयर्स, वी आर डेफिनेटली देयर टू लिसन। हम सुनेंगे, हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अगर वाकई उनकी बात कोई अपील की तो उस पर अमल पैरा हुआ जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है। फिल वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है वो अच्छे इक़दामात और मुस्बत इक़दामात उठा रही है और वो उन्हीं इक़दामात को आगे लेके चल रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हैं, जो इसके लिए मुस्बत हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके समरात जैसे जैसे अवाम की तरफ पहुँचते जा रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं ये पाकिस्तानी कौम को और अवाम को ही इसका फ़ायदा पहुँचना है। ये जो दो जजेस हजरात का मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस हजरात का इख्तलाफी नोट जो हमारे सामने आया, जिसपे तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका रद्द-ए-अमल उस पर क्या है? यानी आप जुडिशरी के मौजूदा, आप कानूनी माहिर हैं, आईनी तौर पर जरा रहनुमाई कीजिए कि इसकी जो इख्तलाफी नोट है इसकी आईनी और कानूनी पावर क्या है? देखिए, बात यह है कि ये एक चार्जशीट है जो इज़्ज़त माब दो जज साहिबान ने अपना इख्तलाफी नोट शाया किया है और 15 दिन का टाइम पीरियड था। मैं तो समझता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं नाई साहब। मैं सबसे पहले, मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है और वो ये है कि लीगली एंड प्रिंसिपली स्पीकिंग ये सीटें ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जा सकती थी और पीटीआई को तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती थी। उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपनी पार्टी से, ना ही लिस्ट जमा कराई जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जमा करानी होती है। उसके बाद ये पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर चले गए पेशावर हाई कोर्ट और फाइनली उस फैसले के खिलाफ ये आए सुप्रीम कोर्ट। इस तमाम तर पैराए में मुझे बताएं कि पीटीआई कहाँ पे थी? पीटीआई तो नहीं थी। और जिन इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उनको भी बुला के नहीं पूछा गया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो मैं समझता हूँ कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग ये सीट्स नहीं मिल सकती थी, लेकिन उनके तमाम तर लोग जो इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उनको भी तो एक तरह से डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी फैसले ने। और किस तरह किया कि उन तमाम 80 के 80 लोगों को उठा के आपने
फेंक दिया, कुछ को आज़ाद कर दिया और कुछ को जो है पीटीआई में फेंक दिया। अब ये फ्लोर क्रॉसिंग को एक लीगल कवर दे दिया गया है। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। दो इज्जत माब जजेस यही तो कह रहे हैं कि प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ का कोई रिगार्ड नहीं रखा गया। ये ऐसा एक रिलीफ है जो कि कार्व आउट किया गया है, जो कि क्रिएट किया गया है। इसकी कभी आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि एक फरीक जो गया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और उनकी एक पार्टी की मेंबर जो हैं वो एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू गई थी और उन्होंने कहा कि ये मेरा भी हक है सीट पे। अब वहाँ पे ना तो पीटीआई एज अ पार्टी गई थी और ना ही उन्होंने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया, लेकिन ये एक नज़रिया ज़रूरत के तहत और एक कंप्लीट जस्टिस का जो इसको लेबल कर दिया गया है, मैं समझता हूँ बड़े गलत और एक बड़ी इलीगल कहूँगा, अनलॉफुल कहूँगा, आर्बिट्री कहूँगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहूँगा। ये एक रवायत राइज की गई है जो एक फरीक जिसने ना वो सीटें मांगी, जिसने ना इस्तदा की, उसको उठा के उसकी झोली में ये सीटें रख दी जाती हैं। बरकैफ ये अभी येट टू बी सीन है, क्योंकि 15 दिन भी गुजर गए और कानून और आइन में तो 3 दिन का लिखा है कि 3 दिन अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो 3 दिन में करेगा, और इन लोगों ने 3 दिन में की भी है और इन 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट जमा कराए। अब कहा जा रहा है कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं, आप जाएं और आप लीगली फ्लोर क्रॉस करके और 62-63 की शिकों को ऑब्वियसली बिल्कुल साइड पे रख के आप फ्रेश सर्टिफिकेट जमा कराएं, जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलती। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड करके एक मनपसंद जो है फैसला दे के और रिलीफ फराहम किया गया। ऑब्वियसली पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान ने कानून साजी करनी है और इसी वजह से हम इसमें कानून साजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत थी। और अगर हमारे डोमेन में और हमारे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई इदारा ट्रांसग्रेस करेगा तो ऑब्वियसली हम बहैसियत पार्लियामान, बहैसियत लेजिस्लेचर, हम कानून और आइन को बेहतर तरीके से अवाम के मफाद में जो पेश करेंगे वो बिल्कुल हम करेंगे। ये हमारा राइट है, हमारा डोमेन है और एक्सक्लूसिव डोमेन है लॉ मेकिंग। ये लॉ मेकिंग का काम पार्लियामान का काम है, सुप्रीम कोर्ट का या किसी और अदालत का काम नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी मेजॉरिटी यानी अगर वो वफाक में काबीना में शमूलियत इख्तियार कर लेती है, पंजाब में आपके साथ हुकूमत में आ जाती है, तो क्या आपकी हुकूमत का मजबूत होने का तासुर नहीं उभरेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि तमाम तर इत्तेहादी, कुछ इत्तेहादी तुम्हारे साथ ऑलरेडी कैबिनेट पोजीशंस पे भी हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी फॉर वट एवर रीज़न वो अगर नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, ये तो किसी पीपल्स पार्टी के मेंबर से आपको सवाल करना चाहिए, लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली खुशाइन बात है कि उनको करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बताया कि ये नहीं हो सकता कि इस जिम्मेदारी से भागा जाए और बाद में कहा जाए कि हम तो हुकूमत के जो की पोजीशंस पे नहीं थे या कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे तो इसलिए हमारे पे ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती। जिम्मेदारी तमाम तरह इत्तेहादियों पे बराबरी पे और बराबरी की सतह पे आयद होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी इस्तदा करूँगा कि खुदारा इस जमहूरी निज़ाम को चलने दें, इस जमहूरियत के तसलसल को कायम रहने दें। ये नित नए आइडियाज़ खा वो नेशनल गवर्नमेंट के हों या अदरवाइज़ हों, ये ना तो आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ हैं, न ही ये आइडियाज़ जो है पाकिस्तान फिल वक्त इस ऐसे तजर्बात का या आइडियाज़ का मुतामिल हो सकता है। पीटीआई का मतलब आपने बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया, पीटीआई को आपने मुज़ाकरात की दावत दी, आपने अच्छा आइडिया प्रेजेंट करने की दावत दी, साथ काम करने की दावत दी, लेकिन उनकी भी कुछ शरायतें जाहिर हैं। तो जिसमें पहली बात उनके यानी सिर्फ मैं बानी पीटीआई की बात नहीं कर रहा, आम तौर पे जो गिरफ्तार हुए उनके लोग हैं वो उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। तो इस पे आपको यानी उनको कोई कंफर्ट देने की पोजीशन में गवर्नमेंट है? नाजी साहब, मैं कल एक शो में था और पीटीआई के एक मेंबर थे और मैंने इनको कहा कि अगर मैं नेगोशिएशंस इनकी तरफ से लीड कर रहा होता तो मैं कभी भी नॉन स्टार्टर से शुरू ना करता। ये पहला पॉइंट ये रखते हैं कि हमें हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दिया जाए, विच इज़ अ नॉन स्टार्टर। बिकॉज थिंग इज़ के अदालतें मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, वो अपना काम किए हुए हैं और वो जारी सारी रखे हुए अपना काम। अगर देखें ना, एक ये कहते हैं कि मावराए आइन और कानून जो है उससे अबव एंड बियॉन्ड जाके हमें पहले से ये सारे मामलात हमें बताएं कि हमारे मुताबिक ये सीटें हैं और ये हमें दे दें, सो विच इज़ अ नॉन स्टार्टर।
अब स्टार्ट ये अच्छी बात है जो उन्होंने की कि अगर इनके वाकईतन ये समझते हैं कि कई लोगों पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अगर बने हुए हैं तो आएँ, बात करें, उनकी लिस्ट लेके आएँ, बताएं हुकूमत से और हुकूमत को बताएं कि ये लोग हैं, वी बिलीव कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले तो उनकी बाजियाबी और उनके केसेस जो बात करते हैं वो करें। ठीक है, ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त क्या खत्म हुआ, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि नॉन स्टार्टर्स यानी ये जितने भी संजीदा लोग हैं पीटीआई को, मेरा ख्याल है कि ये तजवीज़ बिल्कुल ठीक है कि वो मुतालबा करना ही नहीं चाहिए जो काबिल अमल नहीं है। और ये अच्छी तजवीज़ है कि अगर कानूनी तौर पर यानी जो जस्टिफाइबल हैं, वो जो समझते हैं कि नाजायज़ गिरफ्तारियां हैं, तो उनका मुतालबा किया जा सकता है। आगे ज़ाहिर है कि जो उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं। आज के शो का वक्त यहाँ खत्म हुआ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे की शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह।